हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम में सीडीपी में अलग लेवल का ही प्रश्न पूछा जाता है और वहीं पर यूपी टेट की बात की जाए तो यूपी टेट में अलग लेवल का। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि सीटेट एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि विकास के कौन से चरण में हार्मोन संबंधी परिवर्तन होता है और अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। दोस्तों, सही ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो सही ऑप्शन आपका ए रहने वाला है, किशोरावस्था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बच्चों को स्वयं की पहचान होती है और किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों के साथ और बीजगणितीय कथन करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोर हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जो गणितीय प्रश्न परिकल्पना परिस्थितियों के साथ और बीजगणितीय का कथन करते हैं तो उनके विचार का आधार क्या है कि वो किशोर कैसे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमूर्त चिंतन कार्य करने में सक्षम। आपका इसमें भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अमूर्त चिंतन कार्य करने में जो जटिल अवधारणाएं होती हैं, अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि अमूर्त चिंतन में जो जटिल अवधारणाएं होती हैं उनको समझने की, सोचने की क्षमता शामिल होती है। ऐसे आप समझिए कि अमूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। तीसरा प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की एवं जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं, बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका, वस्तुनिष्ठ रचनात्मक। बी ऑप्शन है, बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखना। सी है, भाषा व विचार के बीच संबंध। डी है, सीखने की प्रक्रिया समझ सरल जटिल है को समझना। तो दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषा व विचार के बीच संबंध। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। और लेव वाइगोत्स्की की बात की जाए तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। चौथा प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि आगमनात्मक तथा निगमनात्मक तर्क होते हैं। आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, लेकिन अगर निगमन विधि की बात की जाए तो निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर हल निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्पना जो होती है यह शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क में हम क्या करते हैं दोस्तों? पहले चीज़ों को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे और उसका सामान्यीकरण होगा। लेकिन कल्पना इसमें शामिल नहीं होती है। जिस प्रकार कोई समस्या आ जाती है तो मात्र कल्पना कर लेने से वह मैटर सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो क्या है चिंतन अनिवार्य रूप से एक? तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक गतिविधि में क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई समस्या आती है तो हम समस्या के निदान के लिए चिंतन करना शुरू कर देते हैं कि इसका हल क्या होगा। तो चिंतन क्या होता है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है।
छठा प्रश्न है, राधा अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है। दोस्तों, राधा एक बच्ची है जो घर में ज्यादा बातें नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। तो यह किस चीज को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है, विद्यालय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, राधा को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो दोस्तों, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो दोस्तों, छठे का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि राधा को उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है और घर में ज़्यादा बात नहीं करती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आपके ऑप्शन है, आत्म केंद्रिकता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, वैयक्तिकवाद। तो दोस्तों, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वैयक्तिकवाद। इससे जो है वो उसके बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है। जैसे दोस्तों, समस्या आती है तो व्यक्ति स्वयं चिंतन करता है, तो यह आत्म केंद्रिकता कहलाती है। और वहीं पर अगर सजीवता को देखा जाए तो समस्या आने पर उसे देखकर चिंतन करेंगे, तो यह सजीवता के अंतर्गत आ जाएगा। और यथार्थवाद यानी कि जो आपके सामने है। तो वैयक्तिकवाद जो होता है यह थोड़ा अलग हो जाता है। तो बालक का चिंतन वैयक्तिकवाद से प्रदर्शित नहीं होता। आठवां प्रश्न है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्न चरण आते हैं। तो कौन से चरण आते हैं दोस्तों चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में? तो आपका श्रेणीकरण सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रेणीकरण। क्योंकि दोस्तों, समस्या आने पर चिंतन किया जाता है और चिंतन अलग अलग होता है, जिसे हम श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात जैसी समस्या वैसा चिंतन। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, लॉरेंस कोहल वर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है वह बताना है। आपके ऑप्शन है, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, या उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो दोस्तों बताइए, लॉरेंस कोहल वर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कानून का पालन वर्सेस जीवन बचाने का विचार इस पर चर्चा करता है हिंज की कहानी में। 10वां प्रश्न है, आकलन की सूचना इस तरीके से करनी चाहिए कि? दोस्तों, आकलन की सूचना किस तरीके से करनी चाहिए? आपके ऑप्शन है, वह स्पष्ट करे जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी के प्रदर्शन को स्पष्ट करें, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा, उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख। तो दोस्तों, आकलन की सूचना किस तरीके से करना चाहिए? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों, कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर है, खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे और अधिक मेहनत करनी चाहिए, न कि उसे मंद बुद्धि कुशल बुद्धि का नाम दे देना चाहिए। 11वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है, स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का, जेंडर पक्षपात का, जेंडर समानता का, जेंडर समता का। तो दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषता जैसे कि पालन पोषण करने वाली, देखभाल करने वाली, इस संवेदनशील के रूप में उसका चित्रण किसका उदाहरण है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात का। क्योंकि दोस्तों,
क्या होता है कि लड़कों को कहा जाता है कि आप घर का काम नहीं करेंगे, केवल लड़कियां करेंगी, लड़कियां गुड़ियों से खेलेंगी। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं ये जेंडर पक्षपात को दर्शाती हैं। 12वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है यह आपको बताना है। जो आलोचनात्मक सोच है, जैसे किसी समस्या को परिभाषित करना, प्रश्न पूछना, सबूतों की जांच करना, ये सभी चीज़ें आती हैं आलोचनात्मक सोच के अंतर्गत। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। 13वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों, अधिगम को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। आपके ऑप्शन है अनुक्रिया, उद्दीपन संबंध, स्कैफोल्डिंग, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया। दोस्तों, वाइगोत्स्की जो है वह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को उन्होंने दिया है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने दिया है, तो आपका उत्तर होगा लेव वाइगोत्स्की जी ने। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुक्रिया, उद्दीपन संबंध, यह लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। दोस्तों, हाशिए का अर्थात होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर रहने वाले समुदायों से पहली बार अगर बच्चा स्कूल में प्रवेश ले रहा है तो शिक्षार्थियों की मदद शिक्षिका कैसे कर सकती है। आपके ऑप्शन है उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर, उपयुक्त स्कैफोल्डिंग देकर कक्षा में उसकी भागीदारी को बढ़ावा देकर, उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्रक गृह कार्य में देकर, उनमें असफलता का भय पैदा करे जिससे वह स्वयं मेहनत करे। तो दोस्तों, अगर हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी को शिक्षिका मदद करना चाहती है तो कैसे कर सकती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त स्कैफोल्डिंग देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो इसका स्कैफोल्डिंग का अर्थ ये होता है कि सहारा देना। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।